ठीक है, हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे और कल टेस्ट वाले में डाउट था किसी किसी को। ठीक है चंदन, यस सर। और तुम लोग दोनों सब यही गलती कर रहे हो। ठीक है कि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है तो फोर्स तो अपोजिट लगेगा ना उस पे। ठीक है, और एक क्वेश्चन क्या था? ठीक है, क्वेश्चन एक था कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल ऑफ एन एम मीटर। ठीक है, कोई एक एम मीटर है जिसका रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं कि एम मीटर है, इसका रेजिस्टेंस आर है। तो ये एम मीटर जो बना होगा वो ऐसा बना होगा कि ये गैल्वेनोमीटर होगा और इससे पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस एस जोड़ा गया होगा। ठीक है, यानी कि इस दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो भी है वो आर है। अब बोल रहा है कि इसमें से जो करंट जा रहा है, मान लेते हैं कि आई जा यहाँ से जो करंट ये मेजर कर सकता है, आई मेजर कर सकता है। ठीक है, हम लोग जान रहे थे कि इसमें से जो मैक्सिमम करंट जा सकता है वो आई जी जा सकता है। इधर से जा रहा होगा कितना, आई माइनस आई जी। ठीक है, यही सिचुएशन होगा। अब हमको बोल रहा है कि इस करंट को n फोल्ड बढ़ाना है। n फोल्ड बढ़ाना है कि अब आई डैश जो हो जाए एन आई हो जाए। ठीक है, n फोल्ड इंक्रीज करने का मतलब ये होता है कि हम n टाइम्स इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आई डैश हम बोल रहे हैं कि एन आई। अगर ऐसा है कि आई डैश एन आई है तो हम ये कैसे बढ़ा सकते हैं? तो हमको पता है कि हम इस एम मीटर से करंट अगर हम इससे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारा सर्किट, जो भी सर्किट है उसमें का करंट का ये बात हो रहा है। तो इस सर्किट में मान लेते हैं कि ऐसा कुछ सर्किट था, इसमें ये जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये तो मेजर कर सकता है आई, इसमें से अब एन आई जा रहा होगा तो ये आई कैसे मेजर करेगा? तो हम मान लेते हैं इससे पैरेलल में एक ऐसा रेजिस्टेंस आर जोड़ दे रहे हैं ताकि इधर से करंट बाकी चला जाए और सारा करंट इधर से आई ही जाए। तो ये मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है, आई। तो इधर से जा रहा होगा आई ही और इधर से जा रहा होगा कितना, तो एन आई माइनस आई जा रहा होगा। अब दोनों पैरेलल में है तो हम इसको लिख सकते हैं आई आर इजकल टू एन माइनस वन आई आर। तो आई आई कट जाएगा, आई आर इजकल टू आर बाई एन माइनस वन बच जाएगा। यानी कि जो हमको एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा पैरेलल में मीटर से, वो स्मॉल आर लगाना पड़ेगा जो कि आर बाई एन माइनस वन होगा। बात क्लियर है ये वाला क्वेश्चन सुधांशु? यस सर। ठीक है, इसमें यही करना था। पहले था कि एक एम मीटर है जो कि आई करंट मेजर कर सकता है, लेकिन हम अगर उसको सर्किट में यूज कर रहे हैं जिसमें करंट अब एन आई हमको मेजर करना हो, क्या करेंगे? इससे पैरेलल में एक करंट, एक रेजिस्टर ऐसे जोड़ देंगे तो इससे आई ही जाएगा, बाकी का करंट इससे चला जाए। तो उसके लिए हमको आर इतना रखना पड़ेगा बस। और किसी को कोई दिक्कत था? और एक ऐसा करें, क्वेश्चन में डाउट है। क्वेश्चन है कि एक, मान लेते हैं दो ऐसा वायर रखा हुआ है, इनफाइनाइट वायर, एक में करंट इधर आई बह रहा है और दोनों करंट सेम डायरेक्शन में शायद, इन द सेम डायरेक्शन। इसमें करंट 2i जा रहा है। बोल रहा है इसके मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जब फाइंड करें तो मिड पॉइंट पे है, तो इस वाले के कारण देखो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन जा रहा है आई के कारण, और
इस वाले के लिए, इसके लिए अगर देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बी टू आई के कारण जो आ रहा है वो आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, और हम जानते हैं बी इक्वल टू वायर के साथ इनफाइनाइट वायर का म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आता है। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, तो आर आर सेम ही है, सिर्फ करंट का लोचा है। तो बी वाई बी आई के लिए लिखेंगे तो ये हमको मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और बी टू आई के लिए लिखेंगे तो देख लो 2 बी आई दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नेट जो हो जाएगा बी नेट, वो देखो ऊपर और नीचे है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो हमको बी दे रखा है। ठीक है, यानी कि किधर की तरफ दिख रहा है हमको, ऊपर की तरफ। अब बोल रहा है कि ये करंट को हम स्विच ऑफ कर दे, ये हटा दे, तो हमको सिर्फ यही मिलेगा, और वही कितना मिलेगा, इतना ही, सेम मैग्नीट्यूड का, तो बाद में क्या रह जाएगा, बी। बस यही सवाल था। ठीक है, दो करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक में आई करंट जा रहा है, एक में 2 आई करंट जा रहा है, उसके मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का कंपैरिजन ये सब करना था। बाकी सब हो गया है। यस सर। ठीक, ठीक है, फिर हम लोग आगे का देखते हैं। तो हम लोग शायद मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ रहे थे, और मैग्नेटिक मोमेंट हम लोगों ने देखा था कि m होता है, और ये आया था हमारा n नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा तो n i a। ठीक है, एरिया जो होगा वो भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा, और एरिया का वेक्टर क्वांटिटी है m का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग करंट के अलोंग राइट हैंड को कर्ल करेंगे। यानी कि अगर हमारे पास ऐसा लूप है जिसमें ऐसा करंट बह रहा है, तो आई के अलोंग कर्ल करेंगे, तो जिधर थंब जाएगा वही हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा या फिर एरिया का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो आया था म्यू नॉट एन आई फॉर करंट कैरिंग लूप। ठीक है, अगर करंट कैरिंग लूप है हमारे पास, तो ऐसा लूप है, ठीक है, इससे x दूरी पे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, यानी कि पॉइंट P है, इस पे मान लेते हैं करंट ऐसा बह रहा है I, इसका रेडियस जो है वो R है। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे निकाला था, जो क्या आया था म्यू नॉट I R स्क्वायर बाई R स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ठीक है, ये आया था। अगर हम ऊपर नीचे पाई से मल्टीपल और डिवाइड कर दें तो ये हमको मिल जाएगा म्यू नॉट आई पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। यहाँ से पाई आर स्क्वायर, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा तो यहाँ इंटू n भी करते थे, तो इसमें भी इंटू n करेंगे, तो ये वाला जो टर्म हमको दिख रहा है ये मैग्नेटिक मोमेंट दिख रहा है, तो हम यहाँ पे b लिख सकते हैं हम लोग म्यू नॉट इंटू m में। ठीक है, b इक्वल टू म्यू नॉट m वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। इफ x इज मच ग्रेटर देन, अगर r हो, x जो है r से बहुत बड़ा हो, तो हम इस b को क्या लिख सकते हैं कि म्यू नॉट m वेक्टर अपॉन 2 x का पावर क्यूब हो जाएगा। अच्छा, ऊपर नीचे पाई तो नीचे भी पाई रहेगा। ठीक है, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता था, तो 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई x। ठीक है, ये जो है हमको देखा देखा सा लग रहा है, किस चीज से, कि हम लोग अगर किसी एक डाइपोल से, डाइपोल था हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर माइनस क्यू है प्लस क्यू है,
इसके बीच से अगर हम यहाँ से r दूरी पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे तो आता था 2kp/r3। वैसे ही अगर हम इस लूप को यहाँ पे मान रहे हैं, यहाँ पे जब हम मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं एट डिस्टेंस x पे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है हमारा 2, ये हमारा कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि k की जगह μ0/4 m/x3, यानी कि सेम टू सेम वैसा ही आ रहा है। और अगर ऐसा करंट बह रहा है, ऐसा अगर करंट बह रहा है तो ध्यान से देखो तो ये हमको नॉर्थ की तरह और ये हमको साउथ की तरह दिख रहा है, यानी कि ये भी हमको ऐसा एक डाइपोल दिख रहा है, जो कि ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। हम लोग पहले बोले थे कि साउथ को -m की तरह और नॉर्थ को +m की तरह ट्रीट करते हैं, और इन दोनों के बीच का जो दूरी होगा lm होगा, यानी कि हम इस कॉइल को भी मान सकते हैं एक करंट, ये डाइपोल मोमेंट, यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कॉइल बिहेव्स एज मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, कॉइल जो है मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, और अगर मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है तो ये जो आया इसका, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन आया। ठीक है, अगर वही हम इसका इक्वेटोरियल पोजीशन पे लिखेंगे तो ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर हमको लिखना होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आएगा वही सेम फॉर्मूला, क्या था -kp/r3। यहाँ पे k की जगह हो जाएगा μ0/4, यहाँ पे m p की जगह और यहाँ पे x। ठीक है, नहीं जो भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं हम लोग उसके सेंटर से मेजर कर, यानी कि अगर हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक डाइपोल जो हो गया सेम टू सेम हम इलेक्ट्रिक डाइपोल से कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि अगर हम एक साउथ और नॉर्थ मान रहे हैं तो एक तरफ साउथ पोल होगा, एक तरफ नॉर्थ पोल होगा। साउथ पोल को हम लोग निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं और नॉर्थ पोल को पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज यानी -m + m। इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो इधर से इधर होगा, यानी कि -m से +m की तरफ होगा। करंट की डायरेक्शन भी से भी देख ले रहे हैं तो उधर ही हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और m का डायरेक्शन दोनों सेम ही है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट आएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये चीज हम लोग को दिख रहा है कि अगर हम किसी भी करंट कैरिंग लूप को हम किसी मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और चूंकि हम इसको मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं तो जो भी केसेस हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए वैसे सेम टू सेम यहाँ भी है। जैसे कि नेक्स्ट देखते हैं टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप। ठीक है, करंट कैरिंग लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप को रख दें जिसमें करंट बह रहा हो तो उस पर टॉर्क लगेगा। ठीक है, डायरेक्टली भी लिख सकते थे लेकिन हम यहाँ शो कर रहे हैं, इसके बाद जो भी आएगा वो हम डायरेक्ट लिख सकते। जैसे कि हम ये मान लेते हैं और ऐसा हमारा मान लेते हैं कि एक लूप है, ये लूप है। ठीक है, इसमें जो करंट बह रहा है ऐसा बह रहा है आई, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम जानते हैं कि ये जो लूप है ऐसा अगर करंट बह रहा है तो इसका एरिया वेक्टर इधर कहीं आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो गया, और दोनों के बीच में एंगल यहाँ से थीटा हो गया। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, इस जो भी लूप होगा इससे परपेंडिकुलर होगा, तो हम बोल रहे हैं कि ये लूप जो है यहाँ से एंगल थीटा पे है
तो एरिया वेक्टर उधर की तरफ होगा। अब एरिया वेक्टर है तो यहाँ पे ऐसा है। करंट आई है तो मैग्नेटिक मोमेंट का अगर बात करेंगे तो ये हम लिख सकते हैं आई इंटू ए वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर उधर ही है। अब हमको इस पे निकालना है कि टॉर्क कितना लग रहा होगा। तो टॉर्क अगर हमको इस पे लिखना है तो हम सिंपली इसको एक ऐसा बार मैग्नेट मान सकते हैं, बार मैग्नेट बोल रहे हैं, करंट कैरिंग लूप मान सकते हैं। इधर की तरफ एरिया है, हर साइड्स पे हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। हर साइड पे अगर हम फोर्स फाइंड करेंगे तो देखो ध्यान से क्या क्या फोर्सेस आएंगे। ठीक है, हमारा ये लूप है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर जो है इधर की तरफ है। ठीक है, सेंटर से है तो इसको हम थोड़ा ये रहने देते हैं, समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग बी है ए। हमारा जो करंट है इसमें ऐसा जा रहा है, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा। तो इस वाले पे अगर हम इस साइड पे ए बी सी सी पे अगर हम लोग सी बी पे बीसी पे अगर हम लोग फोर्स देखें तो आई इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ। तो डीएल क्रॉस बी करेंगे हम लोग तो डीएल क्रॉस बी किधर लग जाएगा, इस पे इधर मैग्नेटिक फील्ड है। डीएल क्रॉस बी करेंगे तो इस पे तो फोर्स इधर लग रहा है। सर ये वाला पॉइंट और रिपीट कीजिएगा सर। क्या, सर ये वाला पॉइंट थोड़ा रिपीट कीजिएगा। कौन सा? सर अभी जहाँ बता रहे हैं। यहाँ पे अभी हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि एक ऐसा लूप मानो, एक मिनट थोड़ा लूप को चौड़ा बनाते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि ऐसा मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है। तो फिर ऐसा देखो यहाँ से ध्यान से, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया वेक्टर इधर की तरफ है। ठीक है, हमको जो है सारे साइड्स पे फोर्स पता करना है कि कितना फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो हम ऐसा रख लेते हैं, ऐसा स्ट्रेट रखते हैं इस पोजीशन पे ताकि हमको समझने में आसानी हो। बाकी उधर का हम देखेंगे। इधर की तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, करंट इसमें ऐसा बह रहा है, ए बी सी टी। फोर्सेस बताओ हर साइड पे। ए बी पे अगर ध्यान से देखो तो इनटू द प्लेन ऐसा फोर्स जा रहा है, यानी कि फोर्स जो है ऐसा क्रॉस होगा। यस सर। दिख रहा है। बीसी पे अगर देखेंगे तो बीसी जो है पैरेलल है तो इस पे तो फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। इस पे भी दिख रहा है कि पैरेलल है तो फोर्स जीरो होगा। और सीडी पे ध्यान से देखो तो सीडी पे जो फोर्स लग रहा होगा, सीडी थंब ऊपर आ रहा है, यानी कि फोर्स जो होगा इसमें आउट ऑफ द प्लेन दिख रहा है। यस सर। ठीक है, तो इसमें हमको दिख रहा है इनटू द प्लेन और इसमें दिख रहा है आउट ऑफ द प्लेन। ऐसा फोर्स दिख रहा है, ये देखना है। तो फोर्स, तो हमको क्या दिख रहा है कि एक ऐसा रॉड है, एक को नीचे पकड़ के खींच रहे हैं और एक को ऊपर पकड़ के खींच रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। बोलो, ऐसा ही ना है कि हम बीसी एंड को, ए बी एंड को नीचे की तरफ खींच रहे हैं हम किसी फोर्स से, और इस सी डी एंड को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, इसको हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं और इसको ऐसा नीचे की तरफ किसी फोर्स एफ एफ से। तो ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट होने लगेगा, बताओ। हाँ सर।
रोटेट होगा, यानी कि वैसे ही यहाँ पे है तो हम देख रहे हैं ऐसा लगेगा तो इस पे ऐसा रोटेट होगा, मूव नहीं करेगा। यानी कि एफ नेट जो होगा, यहाँ से दिख रहा है एफ नेट जो होगा वो तो 0 होगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहा है, लेकिन टॉर्क लग रहा होगा, टॉर्क नॉन जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं। और जब भी ऐसा केसेस होता है तो हम लोग रोटेशन से जानते हैं कि जब भी किसी भी ऐसा जब सिस्टम आता है तो इसको बोलते हैं कपल। कपल यानी कि जिसपे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा होता है, अलग अलग डायरेक्शन में, नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन टॉर्क नॉन जीरो होता है। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क फाइंड करेंगे तो कांस्टेंट ही आना है, ठीक है। और इसमें अगर हम देख रहे हैं तो इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए अगर एल एल है तो टॉर्क जो होगा एल इंटू एफ होगा इंटू 2 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, सेम डायरेक्शन में है, तो 2 से मल्टीपल कर देंगे, 1 से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही ये भी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है। अगर ये डिस्टेंस एल होता तो हम टॉर्क क्या लिखते बताओ? सो टॉर्क ऑन ए बी सी डी अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो टॉर्क लिखते हैं इस गिवन पोजीशन के लिए L इंटू एफ प्लस L इंटू एफ, ये लिखते हैं। बोलो, इधर भी L है और दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट करा रहा है तो 2LF, ये लिखते हैं। बोलो, स्क्वायर माने, ठीक है, स्क्वायर माने तो 2LF, 2L, F कितना होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड है तो I 90 डिग्री माने तो L B, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमको मिल जा रहा है 2IL स्क्वायर इंटू, ठीक है। L स्क्वायर स्क्वायर है तो एरिया है, ठीक है। नहीं, L हम आधा मान लिए ना, L आधा है तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 2L हो जाएगा, ठीक है। 2L आ रहा है तो हम साइड लेंथ के टर्म में लिख सकते हैं कि अगर ये साइड लेंथ जो है A मान ले रहे हैं तो साइड लेंथ जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा A इंटू एफ। अब यहाँ पे साइड लेंथ को A बोल दे रहे हैं, ये हो जाएगा A, हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सिंस A इक्वल टू A/2 इक्वल टू L। अब A स्क्वायर जो है एरिया है तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया इंटू बी इक्वल टू टॉर्क। और आइए हम लोग पढ़े थे अभी कि मैग्नेटिक मोमेंट होता है तो टॉर्क इक्वल टू एम इंटू बी आ रहा है। 90 डिग्री था तब, ठीक है, 90 डिग्री था तब ये एम बी आ रहा है, यानी कि और कोई एंगल होता तो यहाँ पे साइन ऑफ थीटा आता, तो यहाँ पे 90 डिग्री है तो साइन 90 आया, दोनों वेक्टर है। तो जब भी हमको ऐसा चीज दिखता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी, ठीक है। जब भी थीटा आ रहा है तो एम क्रॉस बी, हम 90 डिग्री पे ले रखे थे इसलिए एम बी आया, किसी और एंगल पे लेते तो यहाँ पे थीटा आता, तो किसी और एंगल पे लेके यहाँ पे हम बता नहीं पा रहे थे इसलिए 90 डिग्री पे बताए हैं कि 90 डिग्री पे ऐसा हो रहा है, क्योंकि सामने होते तो दिखा सकते थे। तो वैसे ही यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो एम का डायरेक्शन और ए का डायरेक्शन दोनों सेम ही होगा, और ये एंगल दोनों के बीच में है। तो एम अगर ऐसा आई इंटू ए है और मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखा है तो टॉर्क अगर हमको लिखना होगा इस पे तो डायरेक्टली लिखेंगे एम क्रॉस बी। याद करो, अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तब भी टॉर्क यही आया करता था, याद है? पी क्रॉस ई। अगर किसी हम माइनस क्यू प्लस क्यू था इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो जो टॉर्क लगता था क्या आता था? पी क्रॉस ई आता था, ये आता था। वैसे ही यहाँ पे अगर हम टॉर्क बोल रहे हैं तो यहाँ भी आ रहा है एम क्रॉस बी। क्लियर है? ठीक है। यस तो सर। अगर हम किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये बात को याद रखना है कि ये टॉर्क लगेगा, और ये टॉर्क
मतलब याद रखने का सिंपल तरीका है कि जो कुछ भी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पढ़े हैं वो सारा का सारा कुछ यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल के लिए सेम होगा। यानी कि टॉर्क पता करना है तो टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी, तो उसमें होता था पी क्रॉस सी। ऊपर अभी हम लोगों ने देखा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वहां फाइंड करते थे, मैग्नेटिक फील्ड सेम है। ठीक है, अगर हम इसी चीज पे बात करें कि वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी, ऑफ लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हमको पोटेंशियल एनर्जी पता करना है, तो हम जानते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड होता है, और यही बोलते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, तो हम जान रहे हैं कि ये जो मोशन बॉडी है रोटेट होगा यानी कि उस पर टॉर्क लग रहा है, टॉर्क लग रहा है यानी कि हम बोल रहे हैं कि अगर हम मान लेते हैं कैसा ही रॉड मान के कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा लूप था हमारा, ऐसा हमारा लूप था, इसको हम एरिया वेक्टर हमारा इधर था, इस एक्सिस के अबाउट इस पोजीशन से हम मान लेते हैं कितना हम रोटेट कर दिए, कुछ भी एंगल हम यहाँ से यहाँ थीटा रोटेट कर दिए, थीटा रोटेट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमको टॉर्क अप्लाई करके रोटेट करना पड़ा होगा। तो अगर हम वर्क डन का बात कर रहे हैं तो डी डब्ल्यू लिखेंगे, रोटेशनल वर्क हम लिखते हैं टॉ इंटू डी थीटा। हम किसी एंगल थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करना चाह रहे हैं, तो थीटा 1 हमारा थीटा 1 है, थीटा 2 टॉर्क यानी कि एम बी साइन ऑफ थीटा डी थीटा। तो वर्क डन हमको दिख रहा है एम बी, ये वर्क डन किसके थ्रू है तो एक्सटर्नल के थ्रू है, हम साइन नहीं पुट किया नेगेटिव इसलिए, तो एम बी साइन थीटा का कॉस थीटा आता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा पुट करेंगे तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, लिमिट हम डायरेक्ट पुट कर दिए हैं, तो ये चीज आ रहा है हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल एजेंट होता है यही हमारा होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि अगर थीटा 1 पोजीशन से थीटा 2 पोजीशन ले जाएंगे हम, तो जो वर्क डन करना पड़ेगा हमको ये करना पड़ेगा सेम वहां पे हम लोग पढ़ते थे पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, कंपैरिजन के लिए लिखें, हम जानते हैं फॉर रोटेशन रेफरेंस पॉइंट जो हम लोग लेते हैं यानी कि जिस पोजीशन से हम इनिशियली मूव कर रहे होते हैं वो एंगल थीटा 1 को हम लोग 90 डिग्री लेते हैं, यानी 90 डिग्री पे जो हमारा u1 होगा वो 0 होगा, एंड थीटा 2 को हम थीटा बोल रहे हैं और यहाँ पे u2 को u बोल रहे हैं, तो डेल्टा है, डेल्टा u माने u फाइनल माइनस u इनिशियल, तो u फाइनल माइनस 0 हो जाएगा, और यहाँ पे एम बी कॉस थीटा 1 तो 90 डिग्री पे 0 हो जाएगा माइनस यहाँ पे कॉस थीटा, क्योंकि थीटा 1 90 है कॉस 90 0 होता है, तो हमारा u जो आ रहा है एम बी माइनस कॉस ऑफ थीटा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस एम डॉट बी, सेम टू सेम याद करो ऐसा ही आ रहा है, वहां पे पी डॉट ई आया करता था, यहाँ एम डॉट बी आ रहा है, यानी कि ये वाला पोर्शन जो भी है मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम देख लिए मैग्नेटिक मोमेंट एन आई ए कह रहे हैं, तो इसके बाद का जितना कहानी है सारा का सारा कहानी डिटो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले की तरह कर सकते हैं, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे थे तो सारा का सारा कहानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पे हम टेबल बना दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाए, यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल और इधर मैग्नेटिक डाइपोल। फर्स्ट बोल रहे हैं डाइपोल मोमेंट,
डाइपोल मोमेंट इसमें हम लोग P लिखा करते थे, P इक्वल टू होता था Q इंटू डी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसमें हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल M या फिर म्यू से भी लिखा जाता है, म्यू लिखते हैं। और बार मैग्नेट के लिए ये M इंटू LM होगा, निगेटिव M टू पॉजिटिव M, बार मैग्नेट। वही कॉइल के लिए अगर लिखेंगे तो कॉइल के लिए M लिखेंगे हम लोग NIA, कहाँ से कहाँ, तो निगेटिव यानी कि साउथ टू नॉर्थ। सेकेंड हम लोग इसमें क्या फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड इस केस में अगर हम पता करना चाहेंगे, क्या लिखेंगे, सेम वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो पहले नेट फोर्स अगर हम देखते हैं, नेट फोर्स तो दोनों में जीरो ही है, तो लिख लो फिर भी। नेट फोर्स इसमें भी जीरो लगता था, इसमें भी जीरो। थर्ड, टॉर्क इसमें हम लोग लिखते थे P क्रॉस E, इसमें टॉर्क क्या लिखेंगे, M क्रॉस B। इसके बाद था हमारा फोर्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि फील्ड। फर्स्ट एक्सियल पोजीशन, सेकेंड इक्विटोरियल पोजीशन। एक्सियल पे E एक्सियल हम बोल रहे हैं, लिखते थे 2kp, k को हम लिख दे रहे हैं कि 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r क्यूब। ठीक है, E इक्विटोरियल अगर हम लिखते थे तो लिखते थे माइनस kp, k को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं, p बाई r क्यूब। वैसे ही यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन लिखेंगे तो 2k की जगह जो हमारा कांस्टेंट है यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई आता है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू m बाई r क्यूब। वही अगर हम इक्विटोरियल पोजीशन पे लिखेंगे तो माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई r क्यूब। सारा का सारा फॉर्मूला जो भी लिखे हैं सब मिला के देख लो, सब कुछ सिमिलर आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि अगर हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो सिमिलर है, यानी कि अगर हमको उसका याद है तो इसका भी याद है। सिर्फ क्या चेंज है, तो P की जगह M, E की जगह B, कांस्टेंट K यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह यहाँ कांस्टेंट आता है म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो इस चीज को हम अब यहाँ पे नोट करके एक चीज और लिख ही लेते हैं, छोटा सा पॉइंट है, भूल गए तो। अगर हम इन दोनों को, ठीक है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट अगर हमको पता करना हो, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो क्या आता है, तो देखो ध्यान से, म्यू नॉट बाई 4 पाई जो होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई जो होता है ये होता है 10 का पावर -7। तो हम म्यू नॉट को लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10 का पावर -7। अब एप्सिलॉन नॉट तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10 का पावर 9। तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा हमारा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 का पावर 9। तो हम अगर ये चीज यूज कर लें तो यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई 9 इंटू 10 पावर 9। अभी ये क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा। 4 पाई से 4 पाई गया, इसको हम लिख सकते हैं 1/9 इंटू 10 का पावर 9 7 16। ध्यान से देखो, ये ऐसा लिखा जाता है 3 इंटू 10 का पावर 8 का स्क्वायर। और यूनिट देखोगे तो यूनिट भी मीटर पर सेकेंड आ जाता है, तो यूनिट पे हम नहीं जा रहे हैं और ये चीज हम जानते हैं कि क्या है। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c स्क्वायर।
c जो है स्पीड ऑफ लाइट यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से ये रिलेशन याद रखना है कि ये अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, ये हमको यूनिट एंड डायमेंशन सॉल्व करने में आसानी देगा। हमको बहुत जगह इसका अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का यूनिट या म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का यूनिट ये सब पूछ देता है। तो अगर ये चीज याद है कि सी का वैल्यू इसके बराबर होता है तो हम यूनिट आराम से निकाल सकते हैं। दोनों का प्रोडक्ट है और उसका रूट है तो यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड का उल्टा। यानी कि अगर हमको अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का अगर डायमेंशन लिखना हो तो ये हमको दिख रहा है कि एल इनवर्स टी होगा, यानी कि मीटर पर सेकंड का उल्टा होगा। हम यहाँ आसानी से इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमको ये रिलेशन अब पता है कि c इक्वल टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो कभी भी अगर हमको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कंसीडर करना है, उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उसको हम डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह ट्रीट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। ऐसा एक लूप है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ये इधर मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 2 टेस्ला। रेडियस जो है लूप का 20 सेंटीमीटर है। करंट ऐसा बह रहा है, I इक्वल टू दे रखा है 1 एम्पियर। फाइंड टॉर्क ऑन लूप। ठीक है, पूछ रहा है कि इस लूप पे टॉर्क कितना लग रहा होगा वो बताएं। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। नहीं, यहाँ से 45 डिग्री पे है, x एक्सिस से 45 डिग्री पे है, y एक्स वाई प्लेन में ही है, लूप भी एक्स वाई प्लेन में ही है। कितना आ रहा है? नहीं, वो ऐसे अगर हम फोर्स फाइंड करके इसको सॉल्व करने जाएं तो बहुत कष्ट है, लेकिन अगर हमको दिख रहा है कि m मैग्नेटिक मोमेंट हम फाइंड करने जाएं तो होता है I इंटू ए, यानी कि लिख सकते हैं I इंटू पाई आर स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन दिख रहा है कि इनटू द प्लेन जा रहा है, यानी कि हम माइनस के कैप लिख सकते हैं। किसी कोई दिक्कत इसमें? मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हमको दिख रहा है तो 2 वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 2 cos 45 यानी √2 आई कैप प्लस जे कैप। चलो लिख देते हैं ऐसा। हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो 2 cos 45 डिग्री
आई कैप प्लस 2 साइन 45 डिग्री जे कैप। तो cos 45 √2 होता है, तो √2 आई प्लस जे लिख सकते हैं। अब अगर हमको टॉर्क निकालना है तो m क्रॉस p होता है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है, फाइंड कर लेंगे। खैर ये तो है मैथ से हमको क्या दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आया वो इनटू द प्लेन आया। तो इसमें और इसमें एंगल जो है, यानी कि हमको दिख रहा है कि एंगल बिटवीन m वेक्टर एंड b वेक्टर जो भी होगा वो 90 डिग्री दिख रहा है सबको। 90 डिग्री है तो टॉर्क हम लिख सकते हैं mb साइन 90, यानी कि mb जो आ गया हमारा पाई आर स्क्वायर आई होगा, तो आई 1 है, पाई पाई है, आर स्क्वायर 20 बाई सेंटीमीटर में तो 100 का स्क्वायर कर दिए, मैग्नेटिक फील्ड 2 है और साइन 90 1 हो गया। तो ये 1010 यानी कि 2 4 2 8 पाई पाई 100 हो जाएगा, यानी कि 0 पॉइंट पाई का वैल्यू रख लेंगे तो जो भी है आंसर, ठीक है। बाकी यहाँ से भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्शन के साथ आएगा। ये जो आया हमारा मैग्नीट्यूड आया और डायरेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, तो डायरेक्शन m क्रॉस b करेंगे तो कुछ और आएगा, ठीक है, डायरेक्शन किसी और आएगा। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड आया, इससे करेंगे तो डायरेक्शन के साथ आएगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी आ जाएगा क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में यूज करें। तो दोनों में से कोई भी यूज करो, कैसे भी यूज करो, हम लोग को मोस्टली मैग्नीट्यूड फाइंड करने पूछेगा तो मैग्नीट्यूड हम इससे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब लगभग हम लोग का लास्ट ही चल रहा है, इसके अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसके बाद गैल्वेनोमीटर हम लोग का बच जा रहा है। ये भी जो है क्वेश्चन ही है लेकिन थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग चार्ज हो या फिर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे चार्ज हो, कोई भी चार्ज क्यू दे रखा हो तो सिमिलर ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में यूज होता है और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग इस चीज को पढ़ते भी। हम जानते हैं कि अगर कोई न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस से किसी आर रेडियस पे एक कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको ऐसा सर्कुलर मोशन से घूम रहा होता है, ठीक है। इसके पास कुछ वेलोसिटी होता है, कुछ आर होता है। तो वेलोसिटी और आर का फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट, हेलो, हाँ ना, हेलो। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के अबाउट में अगर इलेक्ट्रॉन बोर मॉडल वाला जो हम लोग यूज कर रहे हैं तो ये हाइड्रोजन बोर मॉडल यूज करते हैं इसमें, ठीक है। इसमें भी ऑर्बिट में हमको भी कितना आता है वो पता आता है, रेडियस क्या होता है वो सब चीजें पता होती हैं। याद है कुछ? सर केमिस्ट्री वाला, हाँ हाँ, तो R इक्वल्स टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, ऐसे कुछ था। हाँ, वो हाइड्रोजन के लिए चलो वो सब अपना रख के पुट कर लेना, बाकी हम जो मेथड होगा हम वो बता देते हैं। यहाँ से ये आर रेडियस है, भी से मूव कर रहा है, तो अगर ये भी से चार्ज इस लूप में मूव कर रहा है तो कोई भी चार्ज अगर सर्कल में मूव कर रहा होता है तो इसका कुछ टाइम पीरियड होगा, यानी टाइम टू रिवॉल्व, टाइम पीरियड, यानी कि उसको लिखते हैं हम लोग 2 पाई आर बाई वी होगा। अगर टाइम पीरियड इतना होगा तो इस चार्ज की मूव करने से जो करंट जनरेट होगा, करंट आई ड्यू टू
रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बोल दे रहे हैं। तो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि चार्ज क्यू जो है टी टाइम में एक रिवोल्यूशन लगा ले रहा है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ई बाई टी। टी का अगर हम 2 पाई लिखे तो ई वी बाई 2 पाई आर। ये हमारा करंट आ गया। करंट आ गया तो हम लोग इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं, यानी कि बी एट सेंटर जो होगा वो हम कैसे लिखेंगे, तो करंट पता है तो हमारा होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, सेंटर पे ही आता है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इस चीज को म्यू नॉट ई वी बाई 4 पाई r²। ये आ रहा है म्यू नॉट आई की जगह ई वी बाई 2 पाई 4 पाई r²। ठीक है, सेंटर पे जो अगर हम लिख सकते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं। अगेन एंगुलर मोमेंटम ऑफ जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है एल, वो NH/2 पाई होता है। बोर मॉडल से हम लोग ये जानते हैं कि L इक्वल टू क्या होता है NH/2 पाई, यानी कि हम बोल सकते हैं कि MVR जो होगा वो NH/2 पाई होगा। ठीक है, तो यहाँ से V या R में एक रिलेशन मिल जाएगा, उसको उठा के हम लोग पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से किसी एक को एलिमिनेट करना चाहेंगे तो V को हम हटा दें, तो V के लिए हम लिख सकते हैं V इक्वल टू NH/2 पाई R/M। ठीक है, इधर के बाद पूरा कैलकुलेशन ही है। ये सारे चीज हमको लग रहा है कि किए होंगे एल फाइंड करने के लिए, किए थे। हाँ सर। बोलो। ठीक है, सारा फॉर्मूला करवाया जाता है, यार हम लोग भी फिजिक्स में भी करेंगे बाद में, लास्ट में सेम टू सेम जो केमिस्ट्री में करे हैं वही यहाँ भी करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं होता। यहाँ से ये हम लिख सकते हैं, यहाँ से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। बाकी अगर कुछ रिलेशन दिया रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर से, जैसे एंगुलर मोमेंटम है, तो एंगुलर मोमेंटम के टर्म में हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम के टर्म में हम लोग ये यूज कर रहे हैं। तो और क्या लिख सकते हैं, भी की जगह पे अगर पुट करो तो क्या आ जाएगा, r³ का टर्म आ जा रहा है। ठीक है, अब जो भी है पुट कर करके हम लोग इस चीज को देख सकते हैं कि कितना आएगा क्या आएगा। ठीक है, ऑल्सो हम इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम बात करें, यानी कि m का बात करें, तो m हम लोग क्या लिखते हैं NIA। ठीक है, NIA, n तो है नहीं यहाँ पे, हम नंबर ऑफ लूप तो मान रहे हैं, तो आइए हम सिर्फ ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड नहीं होता। I इंटू A, I कितना है, तो EV बाई 2 पाई R, और एरिया क्या हो जाएगा, तो πr²। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको EVR/2, EVR/2, पाई से पाई गया, एक आर से कर गया। ठीक है, EVR/2। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि इस वाले दोनों इक्वेशन से, या फिर इसको भी यहाँ पे m ही रहने दो, ऐसा है। तो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम है और ये है, तो दोनों का रेशियो हम लोग को मोस्टली पूछा जाता है, इसलिए हम ये रेशियो निकाल रहे हैं कि अगर हम m/l का रेशियो निकालें तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, E बाई RV कट जाएगा 2m। ठीक है, E/2m, यानी कि इसको हम बोलते हैं m/l जो होगा वो Q/2m होगा। किसी भी, ये मास है, m जो है स्मॉल m, ये मास है। ठीक है, यानी कि m बाई मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम का रेशियो किसी भी बॉडी के लिए उस पे चार्ज बाई 2m के बराबर आता है। ठीक है, कभी बोल देगा कि ऐसा है, इस पे हम चार्ज ऐसा क्यू दे रखे हैं, इसको हम इसके अबाउट ओमेगा से घुमा दिए, तो मैं m/l का रेशियो बताओ, तो चार्ज क्यू है,
इस पे टोटल मास अगर m होगा चार्ज का तो इसको q/m लिख देंगे, q/2m लिख देंगे आंसर। भले ही हम लोग यहाँ पे इसके लिए प्रूफ कर ले, लेकिन ये किसी भी बॉडी के लिए वैलिड है कि रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम उसी पार्टिकल का वो, ठीक है। तो इसमें हम लोग इधर लिखना सीखे कि अगर हम किसी भी चार्ज को रिवॉल्व कराएगा तो कैसे लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें किसी भी करंट जो है लूप में घूम रहा है उसकी वजह से, तो ये फॉर्मूला होता है। तो हमको करंट चाहिए होगा, करंट के लिए हम क्या करेंगे, तो Q/T जो होता है करंट होता है, और चार्ज जो घूम रहा है यानी कि वो पास कर रहा है बार बार किसी न किसी क्रॉस सेक्शन से, तो वहां से I आ रहा है Q/T यानी कि V/2πr, और उससे हम लोग लिख सकते हैं जो भी दिया रहे। एटॉमिक स्ट्रक्चर के केस में अगर देगा तो बोलेगा nth में घूम रहा है, इस एटम का इसमें घूम रहा है, तो वहां से हमको वह सब फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा V और R का, तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ध्यान देना है, ठीक है। तो ये था हमारा कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, सर्कल में घूम रहा होगा, तो उस सर्कल में घूमने की वजह से उसमें करंट जनरेट होगा, और उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा सेंटर पे होगा। यानी कि अगर हम एटम्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, और उनके इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से उसके जो सेंटर होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और वो न्यूक्लियस पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इस हम फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो उसमें कोई भी ऑर्बिट कोई भी सेल कुछ भी दे सकता है, तो वहां से V और R का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक गैल्वेनोमीटर। सर एक क्वेश्चन था भेजे। हाँ, एक और क्वेश्चन था सर। अभी कितना टाइम बचा है? 20 मिनट। और पहले कौन सा करना चाहोगे? ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर तो इस बार डिलीटेड पोर्शन में है, लगभग सारे चीजें भेज दिए क्वेश्चन। भेज रहे हैं सर, एक सेकंड। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो है जिसमें अर्थ मैग्नेटिज्म और पैरा मैग्नेटिज्म, डाईमैग्नेटिज्म, ये सब जो पढ़ना है वो इस बार डिलीटेड पोर्शन में है, तो मे बी अरे देख लेंगे उसको भी। सर भेज दिए। तो मैथ्स का क्वेश्चन लग रहा है। Charge particle of mass 2 kg, 2 coulomb moves with the velocity at 9, a magnetic field of 2k. देखो इसमें जो दे रखा है, तो फोर्स अगर हम फाइंड करेंगे तो फोर्स होता है Q। क्वेश्चन नंबर 1, लेवल 2, एक्सरसाइज बुकलेट, ठीक है। फोर्स अगर हम फाइंड करते हैं तो V×V लिखेंगे, तो हमारा Q जो है वो 2 है, V जो दे रखा है वो 8I प्लस 6J दे रखा है, और क्रॉस
2 के कैप। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 i क्रॉस के है तो माइनस जे और प्लस 12 जे क्रॉस के यानी कि i, यही आएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं इसको 4 कॉमन ले सकते हैं तो 8 3 i कैप प्लस माइनस 4 जे कैप चलती है 45। ठीक है, तो F का मैग्नीट्यूड आ जा रहा है 40 न्यूटन और एक्सेलरेशन आ जा रहा है हमारा 40/2 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो ठीक है, अब देखते हैं। हमारे पास ऐसा है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स लग रहा है इधर 3i - 4 इधर की तरफ। ठीक है, और इधर की तरफ लग रहा है तो चार्ज जो होगा यहाँ से अगर मान लेते हैं आई 6 इधर की तरफ लग रहा है तो ये इधर की तरफ ऐसे सर्कल करना शुरू करेगा, ऐसा रहेगा। तो सर्कुलर तो बनेगा और एक्स वाई प्लेन में बनेगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आ रहा है, सर्कल बनेगा और एक्स वाई प्लेन में बनेगा। इससे हम लोग ये चीज पता चल गया। तो बी ऑप्शन तो नहीं होगा। अगर हम रेडियस का बात करें तो रेडियस होता है एम बी बाई क्यू बी। क्यू भी और बी जो परपेंडिकुलर है, बी दिख रहा है 10 तो 2 × 10/Q2 V2, ये आ जा रहा है हमारा 5। तो रेडियस 5 है, ये भी ठीक है। तो फर्स्ट तो वही रहा है। टाइम पीरियड अगर हम फाइंड करें तो टाइम पीरियड आता है 2πm/QB, यानी कि 2π/2 × Q2 3.14। मोर देन 1 क्वेश्चन, अच्छा इनकरेक्ट पूछ रहा है तो कर देते हैं। फर्स्ट और सेकंड थर्ड जो है सही है, बी और डी दोनों गलत है। मोर देन 1 ऑप्शन है क्या? नहीं सर, आंसर तो बस डी दिया है। बी वाला जेड एक्सिस में कैसे जाएगा? फोर वेलोसिटी तो आ रहा है सिर्फ इसमें। सर वो डायरेक्शन का समझ नहीं पा रहे हैं, वो x² + z² क्या लिखा है। वो सर्कल का इक्वेशन है। सर्कल का इक्वेशन होता है x² + y² 25 है। ये जो मतलब होता है कि अगर हमारा सर्कल यहाँ ओरिजिन से ऐसा है, रेडियस 5 है, ये 5 का स्क्वायर है, तो ये इसका जनरल इक्वेशन होता है। ठीक है, रेडियस r है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो ठीक है, और वही x² + z² है, इसका मतलब x z प्लेन में है। ये z प्लेन में जाएगा ही नहीं, b नहीं होगा। सर आंसर बी दे रखा है, मतलब बी नहीं होगा तो डी कैसे होगा सर? d तो इनकरेक्ट पूछ रहा है ना। हाँ, इनकरेक्ट पूछ रहा है। हाँ, तो b और d आंसर होना चाहिए। आंसर में सर बी दिया है। सिर्फ b। हाँ सर। टाइम पीरियड दो दो कैसे हो सकता है? टाइम पीरियड तो एक ही रहेगा। या तो वही ना सर। c और d में c सही है तो d गलत है, b और d जो है गलत है, a और c सही है। इसमें b तो नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी जो है वो z डायरेक्शन में कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से v क्रॉस b जो करेंगे तो v और b के पैरेलल रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, तो z में तो नहीं आएगा। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन नहीं होगा। और टाइम पीरियड निकाल रहे हैं तो यहाँ पाई आ रहा है, यानी कि 3.14 सेकेंड आ रहा है। तो थर्ड वाला ऑप्शन डी वाला, थर्ड वाला सही है तो फोर्थ वाला गलत है। इसमें बी और डी गलत है, ए और सी जो है वो सही है।
ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड दो नहीं हो सकता है, एक ही होगा, या तो सी सही होगा या डी होगा, दोनों सही कैसे हो सकता है? हाँ सर। और कोई? देख ले रहे हैं 1 मिनट। बाकी लोग का भी है तो पूछ लो, 10 मिनट टाइम है, आज कर ही लेते हैं, कल गैल्वेनोमीटर शुरू करेंगे। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7 है, कौन सा? टेबल 2 का ही है। हाँ सर इसी का। ठीक है, क्वेश्चन 7 है। तो इन अ सर्टेन रीजन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E and magnetic field B are present in the opposite direction. ऐसा दे रखा है, बोल रहा है कि इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एक्सिस हमारा x दिया है, ये y है, ये z है। तो b को हम मान लेते हैं कुछ v नॉट k कैप है, e जो है वो माइनस c नॉट k कैप है, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन। पोजिटिव डायरेक्शन एट डिस्टेंस इज क्लोजर पार्ट मान सकते हैं रिसर्च के। अब बोल रहा है कि यहाँ से एक हम इस एंगल थीटा पे किसी पार्टिकल को v से हम फेंक दिए, तो v से फेंक दिए तो इस पार्टिकल का एक कंपोनेंट इधर आएगा v cos थीटा और एक कंपोनेंट इधर आएगा v sin थीटा। v sin थीटा से b का कोई लेना देना नहीं होगा, v sin थीटा को ये घटा रहा होगा, और v cos थीटा इधर लग रहा है तो ये ऐसा सर्कल कर रहा होगा, यानी कि ये ऐसा सर्कल करता हुआ आगे की तरफ ऐसे स्पाइरल जाएगा। ऐसा ही होगा, बात समझ में आया? अब हेलिकल हमसे पाथ होगा। पूछ रहे, हाँ हेलिकल पाथ होगा। हाँ हेलिकल होगा, ठीक है, हेलिकल पाथ होगा। अब पूछ रहा है कि द टाइम आफ्टर विच द स्पीड ऑफ द पार्टिकल वुड बी मिनिमम इज इक्वल टू, स्पीड मिनिमम हो तो v cos थीटा पे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, v cos थीटा तो v cos थीटा रहेगा ही। हमारा v sin थीटा जब 0 हो जाए तभी मिनिमम हो जाएगा। क्लियर है? v cos थीटा परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिक फील्ड से भी, तो v cos थीटा को तो कोई चेंज नहीं कर रहा है, v sin थीटा को इलेक्ट्रिक फील्ड घटा रहा है। तो टाइम मिनिमम के लिए, तो v वेलोसिटी मिनिमम के लिए v sin थीटा 0 हो जाए तो हमारा वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि एक कंपोनेंट तो उतना रहेगा ही रहेगा, तो जो भी होगा इसमें परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास अगर दो कंपोनेंट मिलते हैं u1 इधर u2, तो v जो होगा अंडर रूट u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर होता है। एक को हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एक को घटा सकते हैं, तो इसको कितना घटाएं, 0 कर दे, तो v sin थीटा हमारा 0 हो जाए। 0 कैसे होगा? तो मास m है, चार्ज q है, इस पे फोर्स जो लग रहा है वो पीछे की तरफ लग रहा है qe बाई qe, जिसको हम बोल सकते हैं m इंटू a। तो एक्सेलरेशन लग रहा है qe बाई m। ये हमारा इनिशियल स्पीड है, ये हमारा फाइनल स्पीड है। तो v जो है वो हमारा u माइनस 80 लिखेंगे, v जो हो जा रहा है 0, 0 इक्वल टू v साइन ऑफ थीटा माइनस 80। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो v साइन थीटा बाई a यानी कि v बाई m।
एम भी साइन थीटा बाई क्यू भी आंसर होना चाहिए। बात समझ आया? जैसे कि v के दो कंपोनेंट ले लिए, v cos थीटा को तो कोई चेंज करने से रहा, v sin थीटा अगर 0 हो गया तो वही मिनिमम वेलोसिटी होगा, तो कितने देर में होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है, तो उसके लिए हम सॉल्व कर लिए, इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं था। बात समझ आया? हाँ सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? चंदन, रिया, और कोई है? सुधांशु, हिमांशु, नंदिनी, आशुतोष, कोई भी? थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन है, टाइम है तो कर लेते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सोचना। ऐसा दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस रीजन में है, ये डिस्टेंस d दे रखा है जो कि एम भी बाई √2 क्यू बी है, ये भी डिस्टेंस d ही है। ये वाल है, एक चार्ज पार्टिकल जो है यहाँ से, जिसका चार्ज q है, m है, v नॉट स्पीड से हम ऐसा फेंक रहे हैं। ठीक है, दिखा है कि कोलिजन विथ वाल इज इलास्टिक, इलास्टिक है, देन फाइंड टाइम आफ्टर विच velocity becomes parallel to initial। ठीक है, इनिशियल स्पीड से इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे एंटी कर देते हैं क्योंकि डायरेक्शन तो उल्टा होगा, एंटी पैरेलल टू इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी से वो एंटी पैरेलल हो जाएगा, तो कब होगा, कितने देर के बाद होगा? आसान सवाल है, थोड़ा सा सोच लोगे तो बहुत आसान है, नहीं सोच पाओगे तो बहुत भारी है। ऐसा पाथ जाएगा, थोड़ा सा फिगर मेरा गड़बड़ है, ठीक है, ये जो थोड़ा है सर्कुलर बनेगा, ये भी ऐसे सर्कुलर बनेगा, ये हमारा रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये d दे रखा है r/√2, ध्यान से देखो तो ये r/√2 दिख रहा है, तो ये r/√2 दे रखा है, तो ये एंगल हमको 45 डिग्री दिख रहा है, तो ये भी एंगल 45 डिग्री, तो यहाँ से ये भी एंगल 45 डिग्री, ये भी एंगल 45 डिग्री, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, जितने एंगल पे जाएगा उतना ही वापस आ जाएगा। हम यहाँ से यहाँ तक T1, ये T2, ये T3, ये T4, यही 4 हमको टाइम निकालने होंगे। सिचुएशन समझ में आ गया है, टाइम अगर है तो आराम से लिख के जोड़ सकते हैं। 45 डिग्री जाने में कितना टाइम लगेगा? T1 निकल जाएगा, T1 T4 बराबर होगा, T2 T3 बराबर होगा। ओमेगा T ओमेगा इज टू by 4 T/8,
T2 इक्वल टू T3 इक्वल टू डी बाई भी, तो भी ही रहना है, b cos 45 डिग्री, रूट टू कट जाएगा, एम भी बाई क्यू बी, एम बाई क्यू बी इतना ही आ रहा है। तो टोटल टाइम टी इक्वल टू हो जाएगा T1 प्लस T4 प्लस T2 प्लस T3, जोड़ लो, क्यू बी प्लस बाई क्यू बी, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और सोचने वाला था बस, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। और ऐसे सोचो तो बहुत, अगर इस चीज को हम नहीं समझ पाएंगे कि टोटल टाइम फाइंड करना है अलग अलग पार्ट करके, सॉल्व करने में थोड़ा मुश्किल होगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, फिर भी अगर हम इसको ये बात सोच लेंगे तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है कि सारा टाइम जाने आने में इक्वल लगा हो, तो हम जाने का टाइम फाइंड करके डबल कर सकते हैं। ठीक है, इसको ट्राई करना एक बार और। ऐसे ऑप्शन जो दिया हुआ है वो m बाई 4 2QB यहाँ पे आ जाएगा। मॉड्यूल का है? नहीं, मॉड्यूल का नहीं है। ठीक, कहीं प्रीवियस ईयर में है, पता नहीं किसका है, शायद WBJE का है, वेस्ट बंगाल वाले। m बाई 2QB कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 4, ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम गैल्वेनोमीटर शुरू करेंगे। और हाँ, एक चीज और पूछना था कि ये अर्थ मैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, ये सब अभी पढ़ोगे या बाद में? इनको पूरा थियोरेटिकल है और इस बार डिलीटेड पोर्शन में भी है। बाद ही में पढ़ लेंगे, नीट से डिलीट हो गया तो। चांसेस तो हैं, क्योंकि 12th में जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा नीट में कैसे देगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग EMI पढ़ेंगे, और वो पूरा थियोरेटिकल है, खुद भी अगर NCERT से पढ़ोगे तो उतना से काम हो जाएगा, और लास्ट में देखेंगे अगर होगा तो उसको कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये गैल्वेनोमीटर खत्म करेंगे, और मॉड्यूल इसका पूरा कंप्लीट करो, अगर डाउट रहा तो उसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर EMI शुरू कर देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है फिर। ठीक है सर।